नमस्कार मित्रों। आरपीएससी ने इस वर्ष जो वैकेंसी निकाली स्कूल लेक्चरर की, जिसे कि आप पीजीटी भी बोल सकते हैं, तो इसके एग्ज़ाम की जो तिथि है वो घोषित कर दी गई है। और आपका जो प्राध्यापक पॉलिटिकल साइंस है, इसका एग्ज़ाम अगले महीने 17 अक्टूबर को होगा। आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है कॉमन वाला वो भी, और आपका मुख्य प्रश्न पत्र यानी पेपर जो 2 है पॉलिटिकल साइंस, वो भी होगा। तो इसी तैयारी के निमित्त पिछले बार यानी जो 2018 वाली जो वैकेंसी निकली थी 6 जनवरी 2020 को जिसका एग्ज़ाम हुआ था, तो उसकी फाइनल आंसर की भी आ चुकी थी उसके अगले साल ही। तो उस फाइनल आंसर की के आधार पर जो इसके आंसर हैं, तो वो आंसर मैं आपके सामने रखूँगा ताकि आपको हेल्प हो सके आने वाली परीक्षा को लेकर के। तो नए जो कैंडिडेट हैं उनके लिए थोड़ा सा बता दूं कि यह जो पेपर होता है ये होता है 3 घंटे का, और इसमें टोटल आते हैं 150 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न होता है 2 अंकों का, इसलिए टोटल ये जो पेपर है वो है 300 अंकों का। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3। तो ये देख सकते हैं कि ये स्कूल लेक्चरर का जो पॉलिटिकल साइंस का है, जो कि पेपर हुआ 6 जनवरी 2020 को, उसकी जो फाइनल आंसर की है वो आपकी आ गई थी 7 जनवरी 2021 को। तो इसी ये जो फाइनल आंसर की है इसके आधार पर हम एक बार क्वेश्चन पेपर है वो देखते हैं कि क्या उसके आंसर थे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो इसमें जो टोटल 150 जो प्रश्न आए थे उसमें से 30 प्रश्न थे आपके पैडागॉजी के, तो वो अभी मैंने छोड़ दिए हैं। बाकी के जो 120 प्रश्न हैं आपके पॉलिटिकल साइंस के, तो वो प्रश्न हम अभी देखेंगे। तो पहला जो आपका प्रश्न है वह है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो वह है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, जनजातियों के कल्याण हेतु एक मंत्री की नियुक्ति की जाती है कहाँ पर? तो वो है उड़ीसा के राज्यपाल द्वारा। अगला प्रश्न है तीसरा, कि निम्नांकित में से किस दिनांक को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ जयपुर में स्थापित की गई? तो वो की गई थी आपका ऑप्शन है दूसरा इसका 8 दिसंबर 1976। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न, निम्नांकित में से किस समिति की अनुशंसा पर अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार अधिनियम 1996 बनाया गया? तो इसका जो आंसर है वो है पहला, दलीप सिंह भूरिया समिति। अगला प्रश्न है आपका, कथन एक और उसका एक कारक दिया हुआ है, उसका सही विकल्प का चुनाव करना है। तो कथन है, भारत में स्थानीय सरकारों को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है। कारक है इसका, भारत में निर्वाचित स्थानीय संस्थाओं के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। तो इसका आंसर है तीसरा, यानी ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर के द्वारा ए की सही व्याख्या की गई है। छठा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह विचार दिया है कि भारत में लोकतंत्र साधारणतया निर्वाचनों तक सीमित हो गया है? तो ये दिया है ऑप्शन 2, पार्थ चटर्जी ने। सातवां प्रश्न है, निम्न में से किस विचारक विद्वान ने यह मत प्रदान किया कि भारत के लोकतंत्र के दीर्घजीविता का कारण यह है कि यहाँ पर वास्तविक रूप से सहवर्तनीय लोकतंत्र की विशेषताएं विद्यमान हैं? तो ये किया है लिस्पार्ट ने, ऑप्शन 3। आठवां प्रश्न है, दो कथन दिए गए हैं, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो कथन पहला है, आजकल राजनीति की बेहतर समझ बहुत सी स्त्रियों की को होती है। कथन 2 है, स्त्रियों के आरक्षण के प्रावधान से स्थानीय संस्थाओं में स्त्रियों की अच्छी संख्या में मौजूदगी होती है। तो इसका आंसर है तीसरा, पहला तथा दूसरा दोनों कथन सत्य हैं,
तथा दूसरे के द्वारा पहले की व्याख्या की गई है। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है तीसरा। तो पहले नंबर पे रहेगा आपका रूसी क्रांति, दूसरे नंबर पे है आपका अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप, तीसरे पे है आपका बर्लिन दीवार का पतन और चौथे पे है सोवियत संघ का विघटन। अगला देखते हैं 10वां प्रश्न, शीत युद्ध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो ये जो चौथा कथन है ये गलत है, बाकी के 3 जो कथन है वो देखते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ तथा उनके मित्र राष्ट्रों के मध्य प्रतियोगितात्मक संघर्ष था। ये ऑप्शन सही है, चौथा गलत है। दूसरा है यह महाशक्तियों के बीच वैचारिक युद्ध था, यह भी सही है। इसने हथियारों की होड़ को शुरू किया है, ये भी सही है। और चौथा गलत है कि संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ प्रत्यक्ष युद्ध में लिप्त हो गए थे, बात यहाँ पर शीत युद्ध की है। तो ये चौथा जो ऑप्शन है वो गलत है। 11वां प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रथम गैर साम्राज्यवादी महाशक्ति किसने कहा। ऑप्शन है लॉरेंस एच समर्स ने, ये सही ऑप्शन है चौथा। 12वां प्रश्न है, निम्नांकित में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने अमेरिकी नागरिकों को सैन्य उद्योग गठजोड़ के बारे में चेतावनी दी। तो वो है चौथा ऑप्शन आइजनहावर ने। 13वां प्रश्न है, आकांक्षियों के महाजोड़ का संबंध है। ऑप्शन 2 इराक के खिलाफ सामूहिक संहार के हथियारों की समाप्ति का अभियान। 14वां प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम अल कायदा व तालिबान शासन के विरुद्ध था। 15वां प्रश्न देखते हैं, किसने यह विचार दिया कि प्रधानता अच्छे व्यवहार के साथ साम्राज्यवाद है। ये दिया है जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर ने। 16वां प्रश्न, निम्नांकित में से संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव ने इसे पिकासो की अजीब अमूर्त कृति की तरह फैला हुआ एवं जटिल संगठन कहा है। तो ये कहा है डेग हैमरशोल्ड ने। 17वां प्रश्न, कोपेनहेगन मानदंड शब्दावली का संबंध निम्नांकित में से किस अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय संगठन से है। तो वह है यूरोपियन यूनियन से। यूरोपियन संघ के पास 18वां प्रश्न, यूरोपियन संघ के पास समान, इसके तीन ऑप्शन ए बी सी तीनों सही हैं, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो क्या है यूरोपीय संघ के पास, तो समान ध्वज है, समान उनका राष्ट्रगान है और समान उनकी मुद्रा है। लेकिन संविधान उन सभी देशों का क्या है, समान नहीं है, यानी अलग है। आसियान रीजनल फोरम को स्थापित किया गया 1994 में। सन 1967 में आसियान का निर्माण किया गया था बैंकॉक घोषणा द्वारा। 21वां प्रश्न है, फ्रॉम चाणक्य टू मोदी इवोल्यूशन ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। तो वो है अपर्णा पांडे। 22वां प्रश्न है आपका, 60 वर्षों तक बंद रहने के पश्चात तिब्बत व सिक्किम के बीच पारंपरिक व्यापार केंद्र नाथुला दर्रा किस वर्ष खोला गया। तो वो खोला गया 2006 में। 23वां प्रश्न, भारत की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी से संबंधित निम्नांकित कथन में से कौन से कथन सही हैं। तो इसका आंसर है पहला, यानी ए और बी। इसकी स्थापना 2003 में हुई, सही है। इसमें राजनीतिक परिषद व कार्यकारी परिषद शामिल है,
ये भी सही है, तीसरा इसका ऑप्शन जो है वो गलत है। 24वां प्रश्न है, भारत ने इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ एक्ट ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए भारत ने? तो वो किए हैं 2006 में। 25वां देखते हैं प्रश्न, निम्नांकित विद्वानों में से किसने भारत की विदेश नीति के संदर्भ में यह कहा कि निर्विवाद रूप से भारत का भविष्य समुद्र पर निर्भर करेगा? ये कहा है के.एम. पडिक्कर ने। 26वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा देश मेकांग गंगा कोऑपरेशन का सदस्य नहीं है? तो वह है चीन नहीं है, बाकी तीनों ठीक है, भारत, थाईलैंड और वियतनाम। 27वां प्रश्न है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को पराअनुभववादी बताने वाले विचारक हैं रॉबर्ट डहल। 28वां है प्रश्न, राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं। इसका ऑप्शन है चौथा, यानी सही विकल्प का चुनाव करना था, तो चारों ही विकल्प इसके सही हैं। पहला है मानकीय तत्व, दूसरा है दार्शनिक उन्मुखीकरण, तीसरा है कानूनी संस्थागत पूर्वाग्रह और चौथा है वृहद प्रश्नों पर बल। 29वां प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित विचारकों में से कौन सा भाषाई दर्शन से संबंधित है, संदर्भवाद से नहीं? तो वो है लुडविग विटगेन्स्टीन। 30वां प्रश्न है, निम्नांकित में से विचारकों का कौन सा युग्म राजनीतिक सिद्धांत के पतन के विचार को नकारता है? तो वो है ईसाह बर्लिन और लियो स्ट्रॉस। चौथा विकल्प सही है। 31वां प्रश्न है, इतिहास का अंत जैसे मानव जाति के वैचारिक उद्विकास का चरम बिंदु है तथा पश्चिमी उदार लोकतंत्र का सार्वभौमिकीकरण एवं मानव सरकार की स्थापना इसका अंतिम रूप है। यह कथन किसका है? तो यह है फ्रांसिस फुकुयामा का। 32वां प्रश्न है, राजनीतिक विज्ञान के विज्ञान तत्व के संदर्भ में कहा जाता है कि दो कथन दिए गए हैं, उसमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आंसर है इसका दूसरा, यानी कि पहला मिथ्या है पर दूसरा जो कथन है वो सत्य है, यानी ये मिथ्या है और यह सत्य है। तो दूसरा कथन क्या है? वैज्ञानिक व्याख्याओं में राजनीतिक घटनाओं की जटिलता आड़े आती है, यह कथन सत्य है। 33वां प्रश्न, राज्य की व्याख्या शक्ति व्यवस्था के रूप में किसने की थी? तो वो की थी मैकियावेली ने। एक बात थोड़ा ध्यान रखेंगे कि क्या है कि जब जो हिंदी ट्रांसलेशन है वहाँ कई शब्द ऐसे होंगे जो शायद समझने में गड़बड़ हो, तो साथ में जो इंग्लिश का दे रखा है आपका ट्रांसलेशन वो बिल्कुल ठीक है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। 34वां प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित विचारकों में से किस विचारक ने राज्य को एक नैतिक विचार और मानवीय आज़ादी की उच्चतम अभिव्यक्ति के रूप में देखा है? तो वो विचारक है फ्रेडरिक हेगल। राज्य के कार्यों के विषय में 35वां प्रश्न है, राज्य के कार्यों के विषय में व्यक्तिवादियों का पक्ष किस वैज्ञानिक विचार से प्रभावित है? तो वो है योग्यतम की विजय। 36वां प्रश्न है, राज्य के कार्यों के समाजवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? तो राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। 37वां प्रश्न है, जैसे ही हम ऑस्टिन की रूखी, यानी यहाँ ड्राई से मतलब है, पर वैधानिक धारणा से दूर जाते हैं वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। संप्रभुता के संदर्भ में यह कथन है जॉन लीकॉक का। तो 38वां प्रश्न, निम्नांकित में से किस विद्वान या विचारक ने द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को सार्वजनिक विमर्श के लिए सशक्त यंत्र कहा है? तो है जेम्स ब्राइस ने।
39वां प्रश्न है, निम्नांकित में से किस विद्वान ने अपनी संक्षिप्त कृति लेजिस्लेचर्स में विधायिका के पतन का उल्लेख किया है? केसी वियर ने। 40वां प्रश्न है, विधायिका के उच्च सदनों के सही समूह को पहचानिए। तो दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा उच्च सदन है, राज्यसभा भी उच्च सदन है और पार्षद सदन भी उच्च सदन है। तो 41वां प्रश्न है, संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव विधायिका द्वारा करने वाला देश कौन सा है? तो वह है स्विट्जरलैंड। इसी को लेकर के भारत में भी विवाद रहता है। तो देखिए 42वां आपका जो प्रश्न है वो है, वहाँ दो सूचियाँ दी गई हैं, उनको सुमेलित करना है। पहले में है विचारक और दूसरी सूची है लोकतंत्र से संबंधित शब्दावली। तो इसका जो आंसर है वो है दूसरा, यानी कि सिमोन चैम्बर्स ने दिया है तर्क बुद्धिवादी लोकतंत्र का शब्द, ऑरिस मेरियन यंग ने दिया है संचरीय लोकतंत्र, जॉन ड्राइजैक ने दिया है विमर्शी लोकतंत्र और फिलिप पेटिट ने दिया संघर्षपूर्ण लोकतंत्र। 43वां प्रश्न, अन्य किसी भी शासन प्रणाली की अपेक्षा लोकतंत्र एक उत्तम व उच्च कोटि के राष्ट्रीय चरित्र का विकास करता है, ये कहा है जे.एस. मिल ने। 44वां प्रश्न, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का सही समूह है। ऑप्शन पहला, अनेक सरकारें, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो ये क्या है सही ऑप्शन? संघीय शासन व्यवस्था। अनेक सरकारें का मतलब यही है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय स्तर पे जो सरकार है वो उसकी बात है। और है लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका। आगे देखते हैं, लाक्सो एवं टागेपेरा सूचकांक संबंधित है राजनीतिक दलों से। 46वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा विचारक राजनीतिक दलों को संगठित भागीदारी की गैर नियोजित संस्था मानता है? तो ऑप्शन है दूसरा, ए.एन. हॉलकॉम। देखते हैं 47वां प्रश्न, लिपसेट एवं रोकन द्वारा दिया गया राजनीतिक दलों का मॉडल किस क्षेत्र के राजनीतिक दलों की उत्पत्ति पर आधारित है? तो वो है पश्चिमी यूरोप के राजनीतिक दल। 48वां प्रश्न है, हिटलर के तूफानी दस्ते और माओ के लाल रक्षक दुर्वरजर के राजनीतिक दलों के संगठन की व्याख्या अनुसार किस श्रेणी में आएंगे? तो वह है मिलिशिया। 49वां प्रश्न, दबाव समूह को गैर सरकारी शासन कहने वाले विचारक हैं? ऑप्शन दूसरा, थॉर्स्टीन सैलिन एवं रिचर्ड लैम्बर्ट। 50वां प्रश्न देखते हैं, शब्दावली उदात्त झूठ यानी नोबल लाई निम्नांकित में से किस विचारक से संबंधित है? वह है प्लेटो। 51वां प्रश्न, अरस्तु ने राज्य को एक समुदाय के रूप में नाम दिया है कायोनिया, कायनोनिया। 52वां प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार द्रोणमुख है 400 गांवों का मुख्यालय। 53वां प्रश्न, कौटिल्य के अनुसार सीताध्यक्ष का क्या कार्य है या दायित्व है? तो पहला ऑप्शन है कृषि संबंधी गतिविधियों का प्रभारी। पहले भी ये प्रश्न आ चुका है। आगे देखते हैं 54वां प्रश्न, निम्नांकित में से किसने यह व्यक्त किया है कि मैकियावेली को केवल बुराई के शिक्षक के रूप में चित्रित किया जा सकता है? तो वह है लियो स्ट्रॉस ने। 55वां प्रश्न, हॉब्स के विचारों के संदर्भ में दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही कथन क्या है वो ऑप्शन बताना है। तो इसका ऑप्शन है तीसरा, यानी पहला और तीसरा कथन दोनों सही हैं।
राज्य एक कृत्रिम संस्था है हॉब्स के अनुसार, और उसका दर्शन भौतिक शास्त्र से प्रभावित है। ये दोनों कथन सही है। 56वां प्रश्न, निम्नांकित में से किस विचारक ने यह तर्क दिया है कि जॉन लॉक बुजुर्गा वर्ग के अधिनायकवाद का समर्थक है? तो वो दिया है C.B. मैकफरसन ने, चौथा ऑप्शन। 57वां जो प्रश्न है वो है, निम्नांकित में से किस लेखक ने रूसो के चिंतन को पूंजीवाद और पूंजीवादी समाज के वितरण का प्रयास बताया है? तो यह है लूसियो क्वालिटी ने। 58वां प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करते हुए उन्हें अराजक भ्रम कहा है? तो वो कहा है बेंथम ने। 59वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक J.S. मिल द्वारा लिखी गई है? तो वो है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, यानी दूसरा। तो 60वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन यह दावा करता है कि कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद न केवल समाज के बारे में गलत था बल्कि विज्ञान के बारे में भी गलत था? तो वो कहा है कार्ल पॉपर ने, दूसरा ऑप्शन। 61वां प्रश्न है, भारत के निम्नांकित नेताओं में से कौन सेकेंड इंटरनेशनल के सदस्य रहे थे? तो वो हैं दादा भाई नौरोजी। 62वां प्रश्न है, द लाइफ ऑफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो वह है श्री अरविंदो। 63वां प्रश्न, निम्नांकित में से प्लेटो की किस पुस्तक का महात्मा गांधी द्वारा गुजराती में अनुवाद किया गया? तो वह है एपोलॉजी। 64वां प्रश्न है आपका, नेहरू ने स्वयं पर जिन व्यक्तियों का सर्वाधिक प्रभाव स्वीकार किया वह समूह पहचानिए? तो दूसरा ऑप्शन मोतीलाल नेहरू, गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर। 65वां जो प्रश्न था इसको डिलीट कर दिया था आयोग ने, तो इसको छोड़ देते हैं। 66वां प्रश्न देखते हैं, चौखंबा राज्य के सिद्धांत का किसने समर्थन किया था? तो वो किया था राम मनोहर लोहिया जी ने। उसके बाद है आपका 67वां प्रश्न, तो खाम यानी KHAM गठबंधन निम्नांकित में से किस भारतीय राज्य की राजनीति से संबंधित है? तो वह है गुजरात। 68वां देखते हैं प्रश्न, गरीबी हटाओ भारत के किस लोकसभा निर्वाचन का प्रमुख नारा था? तो वो था 1971 का। 69वां प्रश्न देखते हैं, दलित पैंथर आंदोलन का आरंभ हुआ था महाराष्ट्र से। 70वां प्रश्न है, दो सूची है उनको सम्मिलित करना है। पहली सूची है राजनीतिक दल और दूसरी है उसका स्थापना का वर्ष। इसका तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। तो देखते हैं, DMK की स्थापना हुई थी 1949 में। AIADMK की स्थापना हुई थी 1972 में। तेलुगु देशम पार्टी जो है 1982 में, और असम गण परिषद 1985 में। 71वां प्रश्न है, इसमें भी दो सूची है, एक में है प्रसिद्ध नेताओं का नाम और दूसरा है उनके राजनीतिक दल। तो इसका जो ऑप्शन है ये भी तीसरा ही ऑप्शन सही है 71वें प्रश्न का। तो S.A. डांगे थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से, SP मुखर्जी थे भारतीय जनसंघ से, और मीनू मसानी थे स्वतंत्र पार्टी से, और अशोक मेहता थे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से। 72वां प्रश्न, निम्नांकित में से भारत के किस राज्य में प्रथम बार संयुक्त विधायक दल गठबंधन सरकार की स्थापना हुई? तो वो थी उत्तर प्रदेश। 73वां प्रश्न है, निम्न कथनों में से असत्य कथन बताना है। तो पहला जो कथन है वो असत्य है, चिपको आंदोलन शराबखोरी के विरोध का आंदोलन था, यह कथन असत्य है। बाकी तीनों कथन सही है, एक बार पढ़ लेते हैं उन्हें भी। लोकप्रिय आंदोलन व राजनीतिक दलों के मध्य का संबंध कमजोर होता है, यह कथन सही है। नवीन सामाजिक आंदोलन जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं, यह कथन भी सही है।
और लोकप्रिय आंदोलन चुनावी क्षेत्र के बाहर जन कार्रवाई पर केंद्रित करता है। यह कथन भी सही है। 74वां प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से किस लेखक का भारत के बारे में यह विचार है कि एक संविधान इस बात की ओर इंगित करता है कि हमें किस दिशा की तरफ चलना है, परंतु सामाजिक संरचना यह तय करती है कि हम कितनी दूर और किस गति से आगे बढ़ने में सक्षम है। तो ये कथन कहा है किसने? आंद्रे पिताही ने। 75वां प्रश्न है, सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत हुई थी कहाँ से? तो राजस्थान से। 76वां प्रश्न, जिसे कि डिलीट कर दिया गया है, इसे छोड़ देते हैं अभी। 77वां प्रश्न देखते हैं। भारत बांग्लादेश के मध्य हुए भूमि सीमा समझौते 2015 में भारत द्वारा प्रदान किए जा रहे इनक्लेव से संबंधित राज्यों का सही समूह बताना है। तो वह 3 राज्य, असम, मेघालय और त्रिपुरा। 78वां प्रश्न है आपका, भारत के संदर्भ में सबसे पसंदीदा देश का सही समूह पहचानिए, यानी मोस्ट फेवरेट नेशन की बात हो रही है। ये बात है सितंबर 2018 तक की, तो उसमें है बांग्लादेश, मालदीव और नेपाल का नाम। 79वां प्रश्न, निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए। अच्छा, तो इसमें सही व गलत के बारे में बताना है। तो दूसरा ऑप्शन है कि पहला और दूसरा कथन क्या है आपका सही, और तीसरा कथन है आपका गलत। तो पहला कथन है डोकलाम एक ट्राई जंक्शन है, सही है। यह विवाद मूलतः चीन व भूटान के मध्य है, यह भी सही है। वर्तमान में डोकलाम पर चीन का कब्जा है, यह गलत है। 80वां प्रश्न है, किस दिनांक को भारत व भूटान के बीच मित्रता की संधि, शांति की मांग एवं एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप पर हस्ताक्षर किए गए? 8 अगस्त 1949 को। हैंड इन हैंड 2008 सेना का आतंकवाद विरोधी अभ्यास संयुक्त रूप से किन देशों ने किया? तो वह भारत और चीन। 82वां प्रश्न, चुनाव के एक अध्ययन में मतदाताओं की पसंद को उनके आर्थिक स्थिति से जोड़कर देखा जाता है तथा एक प्रकार का प्रतिमान का पता चलता है। यह व्यवहारवाद की विशिष्ट प्रकार की विशेषता को दर्शाता है। इसे कहते हैं नियमितताएं। 83वां प्रश्न है, व्यवहारवाद के अर्थ के संदर्भ में सही युग्म पहचानिए। तो वह दूसरा, शोध व्यवस्थित होनी चाहिए, डेविड ट्रूमैन ने कहा है। 84वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा डेविड ईस्टन के व्यवस्था उपागम के मांगों के अतिभार की समस्या को कम करने का नियामक यंत्र है? तीसरा ऑप्शन, सांस्कृतिक यंत्र। यह ऑप्शन सही है। अब देखते हैं 85वां प्रश्न, राजनीतिक व्यवस्थाओं की कुछ समान विशेषताएं होती हैं, इन्हें नीचे सूचीबद्ध किया गया है। तो ये सभी विशेषताएं स्वीकार्य हैं, यानी ये चारों जो विशेषताएं हैं ये चारों विकल्प सही हैं। एक बार पढ़ लेते हैं। सभी के पास एक संरचना होती है, सही है। सभी के द्वारा समान कार्य निष्पादन किए जाते हैं, ये भी ठीक है। इन संरचनाओं के द्वारा एक से ज़्यादा कार्य निष्पादित किए जाते हैं, यह भी सही है। और चौथा, सभी व्यवस्थाओं में आधुनिक व प्राचीन तत्वों का समावेश होता है, यह भी ठीक है। 86वां प्रश्न देख लेते हैं। राजनीतिक विकास से संबंधित संकल्पनाओं के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पहले है विद्वान और दूसरी है उनकी संकल्पना। इसमें तीसरा जो युग्म है यह सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों ठीक है। 87वां प्रश्न देख लेते हैं। सिडनी वर्बा और गैब्रियल ए आमंड की राजनीतिक संस्कृति की संकल्पना के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत है, जर्मनी विमुख एवं आकांक्षापूर्ण राजनीतिक संस्कृति।
बाकी तीनों ऑप्शन ठीक है। इटली विमुख राजनीतिक संस्कृति, संयुक्त राज्य अमेरिका सहभागी राजनीतिक संस्कृति, ग्रेट ब्रिटेन श्रद्धा सूचक राजनीतिक संस्कृति। 88वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नांकित में से किस विद्वान ने संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था को सहकारी संघवाद कहा है? तो ये कहा है डेनियल एल्जॉर ने। तो 89 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा विचारक पारस्परिक परमाणु प्रतिरोध को इकाई वीटो व्यवस्था कहता है? तो ये है तीसरा ऑप्शन मार्टिन कॉपलान ने। तो अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में आप चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले 90वां प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत की मूल मान्यताएं हैं। तो सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला, दूसरा और चौथा विकल्प सही है, तीसरा विकल्प इसका गलत है। तो पहला विकल्प है अनुभवपरक, सही है। दूसरा विकल्प भी सही है, सुरक्षा व शक्ति तत्वों में छिपे हितों का अध्ययन। और चौथा विकल्प राष्ट्रीय हित सर्वोच्च है, यह भी सही है। 91 जो क्वेश्चन है वो है साम्राज्यवाद के आर्थिक सिद्धांतों में दानवी सिद्धांत देने वाले विचारक हैं चार्ल्स ए बियर्ड। ये विकल्प सही है। 122वां प्रश्न, वो बीच में 30 प्रश्न आए थे, वो पेडागोजी के थे, वो मैंने छोड़ दिए हैं। आगे देखते हैं पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न। तो 122वां प्रश्न है, किसने राजनीतिक सिद्धांत को राजनीति के आलोचना शास्त्र के रूप में वर्णित किया है? तो वह है दांते जर्मीनो ने। 123वां प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत प्रासंगिक है? तो सही विकल्प इसमें बताना है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा ये तीनों सही हैं और पहला जो विकल्प है यह गलत है। तो दूसरा विकल्प है राजनीतिक संस्थाओं की बुनियादी जानकारी को समझने हेतु, सही है। तार्किक अभिवृत्ति के निर्माण में, यह विकल्प भी सही है। और चौथा है विचारों की उदारता के विकसित होने में, यह विकल्प भी ठीक है। 124वां प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार दो कथन है। तो इसमें जो विकल्प जो 3 है वो सही है, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर के द्वारा एक ही सही व्याख्या की गई है। तो कथन एक जो है वो है प्रकृति के द्वारा मनुष्य को अधिकार प्रदत्त होते हैं, कथन ये सही है। और जो कारण है वो भी सही है, मनुष्य को समाज में इन अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। अगला 125वां प्रश्न, निम्नांकित विचारकों में से यह किसने कहा है कि प्रमुख समस्या स्वतंत्रता की नहीं है परंतु एक विधिमान्य राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण की है? तो ये क्या है, सैमुअल हंटिंगटन ने। 126वां प्रश्न है, निम्न विचारकों में से कौन यह मानता था कि स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के पूरक नहीं है? तो ये एक्टन नहीं मानते थे। 127वां प्रश्न, नारीवाद के अनुसार लैंगिक असमानता का मूल कारण है पितृसत्ता। 128वां जो प्रश्न है इसमें भी सूची का मिलान करना है। पहली सूची है विचारक की और दूसरी है दृष्टिकोण की। तो देखते हैं, इसका तीसरा विकल्प सही है। तो पहला जो है एरिक राकोवस्की, इनका दृष्टिकोण है संसाधनों की समानता। दूसरा है अमर्त्य सेन, इनका दृष्टिकोण है सामर्थ्य की समानता। और तीसरा है माइकल वॉल्जर, इनका है जटिल समानता। और जेरेमी बेंथम का है कल्याण की समानता। 129वां प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से किसने विभेदीकृत नागरिकता का विचार प्रस्तुत किया? तो दूसरा ऑप्शन आइरिस मेरियन यंग, यह सही है। 130वां प्रश्न है, नागरिक मानववाद को संबोधित करने के लिए विल किमलिका किस शब्दावली का उपयोग करता है? तो वह है अरस्तुवादी गणतंत्रवाद। 131वां प्रश्न है,
निम्नांकित में से किसका यह मानना है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का पहला सद्गुण है? तो है जॉन रॉल्स। 132वां है, रॉल्स ने समाज में लाभ और भार के वितरण हेतु निष्पक्ष चिंतन का प्रेरणा स्रोत माना है विवेकशीलता को। 133वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक के संकेतक हैं? सही कथन है तीसरा ऑप्शन, यानी कि दूसरा और तीसरा ये दो सही हैं। मानव विकास सूचकांक के संकेतक के रूप में आयु संभाविता और मातृ मृत्यु दर, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। 134वां प्रश्न, अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षरों को संलग्न किया था? तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। 135वां प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी? तो वो थी एनी मास्करीन। 136वां प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो वह है नैतिकता। 137वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो चौथा जो विकल्प है वो सही नहीं है, बाकी तीन विकल्प सही हैं। एक बार पढ़ लेते हैं। भारत के संविधान द्वारा नए राज्यों के गठन के लिए संसद को शक्ति प्रदान की गई है और राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, ये भी सही है। तीसरा, संवैधानिक संशोधनों के प्रस्तावों को भारत में राज्यों के द्वारा प्रारंभ नहीं किया जाता, यह विकल्प भी सही है। और चौथा गलत है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व एक समान होता है, यह गलत है। 138वां प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति निम्नांकित में से किसके पास है? तो है भारत की संसद। 139वां प्रश्न, निम्नांकित में से किस आयोग या समिति द्वारा यह अनुशंसा की गई कि भारत के संविधान के भाग 4 में शीर्षक परिवर्तित कर इसे राज्य की नीति के निर्देशक तत्व एवं अनुयोजन कर दिया जाए? तो विकल्प 2 सही है, संविधान कार्यकरण की समीक्षा का राष्ट्रीय आयोग। 140वां प्रश्न देखते हैं, यदि किसी राज्य सरकार के द्वारा पंथ निरपेक्षता विरोधी नीतियों को लागू किया जाता है तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य सरकार के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया था। तीसरा विकल्प SR बोम्मई बनाम भारत का संघ 1994 वाले केस में। 141 प्रश्न नंबर, भारत में करारोपण की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? तो वो है संसद में। 142वां है, निम्नांकित में से किस समिति आयोग ने यह सिफारिश की थी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को संबंधित राज्य की सहमति या निवेदन के बिना उस राज्य में तैनात नहीं किया जाना चाहिए? तो ये की थी राजमन्नार समिति ने। भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नांकित में से किस हित की सिद्धि के लिए अंतरराज्य परिषद की स्थापना करता है? तो वह है लोकहित में। 144वां प्रश्न, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत दी जाती है किसको? लोकसभा स्पीकर को। 145वां प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित समस्त प्रकार के विवादों का निर्णय किया जाता है उच्चतम न्यायालय द्वारा। 146वां प्रश्न है, निम्नांकित में से विश्व भारती के कुलाधिपति यानी आचार्य कौन है? तो वह है भारत के प्रधानमंत्री। 147वां प्रश्न,
निम्नांकित में से कौन से कृत्य भारत सरकार की सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति के हैं? तो इसके जो सही उत्तर हैं वो चारों ही हैं। पहला है रक्षा संबंधी सभी मुद्दों से निपटना, यह भी ठीक है। बी है ऑप्शन विधि और व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा संबंधी मुद्दों से निपटना, यह विकल्प भी ठीक है। सी है विदेशी मामलों से संबंधित ऐसे नीतिगत विषयों से निपटना जिनका आंतरिक तथा अथवा बाह्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता हो, जिसके अंतर्गत सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर अन्य देशों के साथ करारों से संबंधित मामले भी शामिल हैं, यह भी ठीक है। और चौथा है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा का अतिक्रमण करने वाले आर्थिक एवं राजनीतिक मुद्दों से निपटना, चारों विकल्प ठीक है। 148वां प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह उल्लेख किया कि संसदीय विशेषाधिकार संविधान का अभिन्न अंग है? तो ऑप्शन 2 एम शर्मा बनाम कृष्ण सिन्हा 1959, यह विकल्प ठीक है। 149वां प्रश्न राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विशेष ज्ञान के संदर्भ में संविधान में वर्णित सही समूह पहचानिए। तो चौथा विकल्प ठीक है, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, ये ठीक है। और अंतिम प्रश्न है आपका 150वां प्रश्न भारत के संविधान के अनुच्छेद 145(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के निवर्चन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, उसका विनिश्चय करने के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो वो है संविधान पीठ बनती है आपकी 5 सदस्य होने चाहिए कम से कम, यानी जो आपका इंटरप्रिटेशन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको लेके। तो ये आपके कुल प्रश्न थे 120 प्रश्न, बाकी के 30 थे वो मैं दूसरी वीडियो बना करके डाल दूंगा, वो भी देख सकते हैं आप। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी या किसी भी प्रकार के शिक्षक भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी प्रकार की आगे भी मैं वीडियो डालता रहूँगा। धन्यवाद।